हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव हैं, उन सभी को जीवित रहने के लिए कुछ कार्य, कुछ प्रक्रम करने होते हैं। जैसे कि खाना खाना, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलना, और श्वसन करना, सांस लेना, और उत्सर्जन, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना। तो बच्चों, ये सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि बच्चों यहाँ पर बताया भी हुआ है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात उनको जीवित रहने के लिए जो कार्य किया जाता है, वो सभी कार्य, वो सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। राइट। तो बच्चों, इसमें जैव प्रक्रम की एक श्रेणी बना रखी है, एक तालिका बना रखी है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। जैसे कि पोषण, जो हम खाना खाते हैं बच्चों, उसके द्वारा हमारे शरीर को पोषण मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम शरीर के सभी कार्य हमारा शरीर ईजिली कर पाता है। दूसरा है बच्चों श्वसन, सांस लेना। सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, सभी को सांस लेना होता है, सभी को ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। जितने भी जीव जंतु हैं बच्चों, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जो पेड़ पौधे हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बच्चों अगला प्रक्रम है वहन। वहन में बच्चों जो शरीर को ऊर्जा मिलती है और जो ऑक्सीजन शरीर में आ रही है, उसको शरीर के हर हिस्से तक पहुँचाना, ये कार्य कहलाता है वहन। और अगला है बच्चों उत्सर्जन। उत्सर्जन में बच्चों जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बच जाते हैं खाना पचने के बाद, उनको शरीर से बाहर निकालना भी बेहद ज़रूरी होता है, वरना हम बीमार पड़ सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ प्रक्रम हैं जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रक्रम पोषण। बच्चों, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि प्रत्येक जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों अथवा जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। तो बच्चों, भोजन ग्रहण करना और जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण, उसको शरीर में उसको अवशोषित करके उसका उपयोग करना शरीर की वृद्धि और जीवित रहने के लिए, तो ये प्रक्रम कहलाता है बच्चों पोषण। और पोषण को उसके आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। पोषण दो प्रकार का बताया गया है बच्चों। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। तो बच्चों स्वपोषी पोषण क्या होता है? जितने भी पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। उन्हें अपने भोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति या अन्य प्राणी पर आश्रित रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अर्थात पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो यह पोषण कहलाता है बच्चों स्वपोषी पोषण। और उसका एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है, हरे पौधे। बच्चों, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और लवण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसीलिए जो पोषण उसका होता है पेड़ पौधों में, जो पेड़ पौधे जिस पोषण को अपनाते हैं उसे ही कहा जाता है स्वपोषी पोषण। और विषम पोषी पोषण बच्चों, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है स्वपोषी और विषम पोषी में, कि स्वपोषी पोषण में अपना खाना पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं, परंतु विषम पोषी पोषण में जो जीव जंतु हैं और सूक्ष्म जीव, उनको अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित प्राणी अथवा पेड़ पौधों पर आश्रित रहना होता है। ठीक है, तो यह पोषण कहलाता है विषम पोषी पोषण। तो यहाँ पर बच्चों दिया भी हुआ है आपको कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना होता है, तो यह पोषण कहलाता है विषम पोषी पोषण। और इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है बच्चों, मानव व अन्य जीव। राइट। अब देखो बच्चों, स्वपोषी पोषण को थोड़ा एलोबरेट, थोड़ा अच्छे से इसमें आगे और एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि हरे पेड़ पौधे
उनमें ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और जड़ों द्वारा जो पानी और लवण, खनिज लवण जो अवशोषित किए जाते हैं पेड़ पौधे द्वारा, उस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज उस पेड़ पौधों के लिए पोषण का काम करता है, भोजन का काम करता है, राइट। और इसी प्रकार कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को अपनाते हैं और इसके द्वारा अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। जैसे कि अभी आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में सुना और देखा, तो आइए बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। बच्चों, यह वह प्रक्रम होता है जिसमें स्वयंपोषी बाहर से लिए पदार्थों को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और खनिज लवण, इनको ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो कि प्रकाश सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। बच्चों, यही बात मैंने आपको बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, इसका अवशोषण पेड़ पौधे करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इनकी उपस्थिति में ये जो इनटेक पेड़ पौधे ने किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो वाटर मॉलिक्यूल पेड़ पौधों ने अवशोषित किए, इसको बदल दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। किसमें? ग्लूकोज में, C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस में, जो कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और अन्य जीव जंतुओं के लिए जैसे ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, उनको वह ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है, और जल के कुछ अणु भी इसमें प्राप्त होते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। तो बच्चों, इसी प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और उन्हें किसी और पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए यह पोषण क्या कहलाता है? स्वयंपोषी पोषण, राइट। अब आगे चलते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। अब ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इसको होने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, ये देखिए आप। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है बच्चों। क्लोरोफिल, ये आगे बताएंगे कि क्लोरोफिल क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और जल, जो कि स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। और एक पॉइंट और था बच्चों इसमें, खनिज लवण, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब होता क्या है बच्चों इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान? होता ये है बच्चों कि क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है बच्चों, क्लोरोफिल बच्चों पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल का जो कार्य होता है, ये होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। ठीक, और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के पश्चात जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित की गई थी, उसको बदल दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि इसका एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है बच्चों, तो ये प्रक्रम कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। और अगली प्रक्रिया क्या होती है, कौन सी घटना होती है अगली बच्चों? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। तो ये सारी प्रक्रिया बच्चों पेड़ पौधों के अंदर हो रही है। प्रकाश ऊर्जा को जब पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा अवशोषित किया गया, तो उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है पेड़ पौधों द्वारा, और जल का अणु जो कि जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है जल, उसको हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित, उसको तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, और वही ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे छोड़ते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य तथा जीव जंतुओं को ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और अगला इसमें जो घटना होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, ऊपर देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका अपचयन कर दिया जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, और उसको बोला जाता है इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आइए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रंध्र के विषय में, स्टोमेटाज। बच्चों
जितनी भी पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं, हरे पेड़ पौधों की पत्तियाँ या कोई भी पेड़ पौधे, झाड़ियाँ जो भी होती हैं बच्चों, उनकी पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छेद होते हैं बहुत छोटे छोटे, और उन्हीं छिद्रों को कहा जाता है रंध्र, स्टोमेटाज, राइट। तो पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। ये आपकी डेफिनेशन होगी रंध्र की। अब बच्चों, रंध्र जो छोटे छोटे छिद्र पेड़ पौधों की पत्तियों पर पाए जाते हैं, अब इनका कार्य क्या होता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। बच्चों, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रकाश अवशोषित किया जाता है वो पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा अवशोषित होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हीं रंध्रों के द्वारा पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, रंध्रों का कार्य क्या है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाल दिया जाता है। बच्चों, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया इसलिए होती है जब पेड़ पौधे जड़ों से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को अवशोषित कर लेते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा जल होता है, जो ज़रूरत के अनुसार कुछ ज़्यादा जो जल अवशोषित किया जाता है जड़ों द्वारा, उस जल को इन्हीं रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर कर दिया जाता है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है बच्चों, तो पेड़ पौधों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ पर भी ये वाष्पोत्सर्जन होता है, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों में जो पानी है वो पानी इन्हीं रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जित और भाप में बनकर बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जो है पत्तियों के द्वारा भाप बनकर बाहर आ जाता है। और दूसरा कि जब जड़ों द्वारा अधिक पानी का अवशोषण हो जाता है तो ज़्यादा पानी जो एक्सेस होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती पेड़ पौधों को, वो भी इन्हीं पत्तियों के द्वारा बाहर आ जाता है। मॉर्निंग में बच्चों आपने देखा होगा, पेड़ पौधों की पत्तियों पर छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं, वो बूंदें इसी प्रक्रिया की वजह से पत्तियों की सतह पर वो बूंदें पाई जाती हैं, राइट। चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है बच्चों आपको, ये है डायग्राम है रंध्र का, जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। ये छोटा सा डायग्राम बच्चों एक छोटा सा छेद है जिसे रंध्र कहा जाता है, और उस रंध्र का आकार और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए, इस रंध्र में एक सहायक कोशिका होती है, ये बाहर वाली कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है, और ये जो अंदर वाली कोशिका होती है इसको बोला जाता है द्वार कोशिका, और बीच का जो छिद्र होता है इसे बोला जाता है रंध्र छिद्र। और ये पूरा क्या है, रंध्र, ये पूरा रंध्र है, लेकिन रंध्र का जो छिद्र है वो आपका ये होता है बच्चों, राइट। अभी इसी छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान जो जल बाहर जाता है पत्तियों से, वो भी इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर जाता है, राइट। अब आगे चलो बच्चों, रंध्र पत्ती के द्वारा या रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते तथा बंद होते हैं। यही बात मैंने आपको बताई बच्चों कि वाष्पोत्सर्जन और गैसों के आदान प्रदान के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण और जो ऑक्सीजन यहाँ पर बनती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो ऑक्सीजन भी इन्हीं छिद्रों के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है, जिसको जीव जंतु जीने के लिए अपने उपयोग में लेकर आते हैं, राइट। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब है बच्चों विषम पोषी पोषण। अभी तो आपने देखा था बच्चों स्वपोषी, अब देखो बच्चों विषम पोषी पोषण। और मैंने आपको बताया कि विषम पोषी पोषण में जीव जंतुओं को अपने भोजन पर आश्रित रहना पड़ता है, भोजन के लिए किसी अन्य जीव जंतु पर अथवा पेड़ पौधों पर, क्योंकि जीव जंतु अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, इसीलिए ये पोषण कहलाता है विषम पोषी पोषण। और उसके भी बच्चों 3 इसमें आपको कैटेगरी बनाई हुई है, प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणी संपोषण पर। प्राणी संपोषण क्या होता है बच्चों? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है और उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे कि अमीबा और मानव। बच्चों इस पोषण में जीव जंतु अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव जंतु अथवा पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। ये जीव जंतु अपना खाद्य पदार्थ उसका अंतर्ग्रहण करते हैं, उसको खाकर अपने पेट में उनके शरीर में जाता है
और शरीर के अंदर ही उसका पाचन होता है। और ये एग्जाम्पल इसमें आता है बच्चों अमीबा का और मानव का। बच्चों अमीबा होता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव, और मानव होता है बहुकोशिकीय जीव। ये भी बच्चों हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय में। अगला देखो बच्चों, दूसरा पोषण है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है बच्चों कि इस पोषण में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? फफूंदी और कवक, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव अपने भोजन को इन्हीं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से और मरे हुए जीव जंतुओं के सड़े गले शरीर से प्राप्त अपना भोजन करते हैं। राइट। अब अगला है बच्चों परजीवी पोषण। विषमपोषी पोषण की तीसरी कैटेगरी जो है वो है परजीवी पोषण की। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे आपने कभी गाय भैंस के ऊपर छोटे छोटे कीट चिपके हुए देखे होंगे, वो जो कीट होते हैं, वो जो कीड़े होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो उनकी स्किन पर उन बड़े जीव जंतुओं की त्वचा पर चिपक कर उनका खून चूसते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे परजीवी जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिना मारे। ठीक है। तो ये परजीवी जो होते हैं ये अन्य जीव जंतु को मारते नहीं हैं, लेकिन उनके शरीर के बाहर अथवा उनके शरीर के अंदर जाकर उनके शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक। और उनको कहा जाता है परजीवी, ऐसे जीवों को। ठीक है। और उसके एग्जाम्पल हैं परजीवियों के जोंक, अमरबेल, जूं, फीता कृमि। ठीक है बच्चों। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं परजीवी पोषण के और परजीवियों के। ठीक है बच्चों। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अमीबा की। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। बच्चों यहाँ देखिए, आपको चित्र नंबर 1 में अमीबा आपको दिखाई हुई है, और अमीबा का जो शरीर है उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है ब्लैक रंग का, उसे बोला जाता है केंद्रक। ठीक है बच्चों। और केंद्रक जो होता है वो पूरी ऊर्जा का संचार करता है, उसको संग्रहण करता है, उसको अवशोषित करता है। ठीक है। इसे पावर हाउस कहा जा सकता है कि इस पावर हाउस से इस पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो एक केंद्रक का काम होता है ऊर्जा का अवशोषण, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है किसी भी जीव का। तो ये केंद्रक अब क्या करता है, जो खाद्य कण उस अमीबा के बाहर जो खाद्यपन होते हैं, खाद्य कण, उस कणों को धीरे धीरे अवशोषित अपने शरीर में करता है, उसका अंतर्ग्रहण करता है। और जब उसका अंतर्ग्रहण उसके अमीबा के द्वारा हो जाता है तो उसको धीरे धीरे उसका पाचन होता है, और जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा उसके केंद्रक द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कि उस ऊर्जा का समय समय पर इस अमीबा के द्वारा उपयोग किया जाता है। और बच्चों यहाँ देखिए, अमीबा के विषय में भी आपको कुछ बताया हुआ है कि भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेरा जाता है। ये जो पादाब है इसकी वजह से इसको घेरा जाता है खाने को, और उसके बाद उस खाने को उस पदार्थ का विघटन होता है सरल पदार्थों में। ये जो भोज्य पदार्थ है ना बच्चों, ये भोज्य पदार्थ जब उसके शरीर में जाता है अमीबा के, तो धीरे धीरे सरल पदार्थों में इसका अपघटन या विघटन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और बचा हुआ जो अपच है, जो बिना पचा जो खाना रह जाता है, वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है और कोशिका की सतह से बाहर चला जाता है। तो बच्चों खाने का अंतर्ग्रहण, खाना जो उसने अवशोषित करना शुरू किया वो भी उसने अपनी स्किन से, अपनी बाहर की कोशिका की सतह से स्टार्ट किया था, और जो अपच खाना है, जो बिना पचा खाना है, वो भी उसी कोशिका की सतह से बाहर की ओर उसको निकाल दिया जाता है। तो खाने का अंतर्ग्रहण और खाने का निष्कासन वो कोशिका की बाहरी सतह से होता है। राइट। अब अगला देखो बच्चों, और ये जो पदार्थ होते हैं ये शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं इसी कोशिका की बाहरी सतह द्वारा। तो बच्चों ये तो आपने पढ़ा अमीबा का पोषण। अब इसी तरह बच्चों पैरामीशियम भी बच्चों यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय जीव होता है जैसे अमीबा। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पक्षाभ होते हैं, छोटे छोटे ना, जैसे धागे नुमा संरचना होती है इसके शरीर के चारों ओर। तो उस पक्षाभ के द्वारा ये भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, और शरीर में अवशोषित होने के बाद उसको अवशोषित कर लिया जाता है, उसको पचा लिया जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये पक्षाभ उस कोशिका की सतह को पूरी तरह से
ढककर रखते हैं और इनकी संरचना एक धागेनुमा संरचना समथिंग आप मैं बना के दिखाता हूँ बच्चों। जैसे पैरामीशियम है तो छोटी छोटी धागेनुमा संरचना कुछ इस प्रकार की होती है और इन्हीं धागेनुमा संरचना के द्वारा ये अपने खाद्य पदार्थों को जकड़ते हैं और अपने शरीर में अवशोषित कर लेते हैं। राइट। तो बच्चों ये था स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के विषय में आज का टॉपिक हमने कवर कर लिया। इसका अध्ययन हमने बहुत अच्छे से कर लिया और मैं आशा करता हूं बच्चों जिस प्रकार आप मेरी सभी वीडियो को देखकर बहुत मेहनत करते हो वैसे ही आज के भी इस कंटेंट को आप बहुत अच्छे से समझना आपको होगा और आपको बहुत मेहनत करके इसको लिख कर इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी ताकि जब भी आप एग्ज़ाम फेस करो तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आए आप उसको आसानी से हल कर सको। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त इस वीडियो तथा इस कंटेंट को समझने के लिए दिया। शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच।